नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं राहुल गांधी की। इनका सदन में एक ही गाना बजता है, इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और जब बोलने की बारी आती है तो ये हंगामे काटते हैं। जो नोटिस दिया होता है उस पे इन्हें बात नहीं करनी होती है। और गुरुवार को भी देश ने, दुनिया ने देखा किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को वेल में भेजा। यानी कि पूरी तरह से सदन में हुड़दंग मचाना, कार्ड लहराना, पोस्टर लहराना, ये सब इनका काम है। और देखिए, स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का क्या हुआ, गिरा औंधे मुंह। और ये कांग्रेस, विपक्ष, राहुल गांधी, सबको पता था कि इनके पास कितने नंबर है, नंबर गेम में इनका क्या हाल होने वाला है, फिर भी इन्होंने समय नष्ट किया। राहुल गांधी ऐसे क्यों हैं? क्यों इनके ड्रामे इस तरीके के होते हैं? और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इनके ड्रामे की स्क्रिप्ट कौन भेज रहा है, कहाँ से इन्हें नग्न नाच करने के लिए आदेश मिल रहा है। इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश कुमार गोयल जी। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते मनविंदर जी, आपका धन्यवाद आपके मंच पे, एमपीएन नेटवर्क पे बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगी कि नीतीश जी का अपना चैनल भी है, जंबो टॉक। आप वहां भी उनसे मिल सकते हैं। चैनल को उनके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके का ड्रामा अब नहीं, न जाने कब से करते आ रहे हैं, इन्हें इसके लिए कौन गाइड करता है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर के लोग इनसे बहुत परेशान हैं। मनविंदर जी देखिए, ये हमेशा से गाइड होते आ रहे हैं। बिकॉज ना, हर किसी का अपना एक एजेंडा होता है और उस एजेंडा से व्यक्ति चलता है। व्यक्ति नहीं चलता, पूरा का पूरा परिवार चलता है। तो वो परिवार शुरुआत से चला आ रहा है। अगर हमारे दर्शकों को इससे पहले, मुझे नहीं पता है कि आपके जितने भी वक्ता आए उन्होंने ये बात रखी या नहीं रखी, लेकिन अगर सुनने को मिले तो ये बात समझिएगा कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस से परेशानी नहीं है, गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। अब गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस को क्या अलग अलग करके देखा जा सकता है? क्या ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं? नहीं है। जिस दिन गांधी नेहरू परिवार, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक है ना, एक गिरोह है, एक गैंग है। और ये गैंग कब से काम कर रहा है भारत में? ये इसका सूत्रपात 1885 में हुआ था। क्यों हुआ था? एओ ह्यूम कौन था? क्या वो साधु संत था? क्या उसको भारत से बहुत प्यार था? उसके बाद में आया था। मैं एक एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ। बिकॉज राहुल गांधी इज नोबडी, जिसके बारे में हम लोग बहुत बात करें। वो क्या किया है उसने, मतलब जीवन में क्या किया है उस एक व्यक्ति ने? नेता प्रतिपक्ष वो है, उनकी बहन जो है वो नेता यहाँ पर अपनी सत्ता में है। क्या किसी एक व्यक्ति को, एक आप सोच सकता है, कोई भी एक सामान्य जन भी ऐसा सोच सकता है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति की बुद्धि का बच्चा आपके घर में हो, आपका आपका बेटा उस बुद्धि के जैसे लोग, व्यक्ति के जैसा हो, तो आप उससे कैसा बिहेव करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? क्या वो जीवन में कुछ कर पाएगा? क्या वो इवन विद रिजर्वेशन, मैं तो ये बोलता हूं कि अगर उसके पास में पूरा रिजर्वेशन है तो भी क्या उस रिजर्वेशन के बाद में भी वो कुछ एग्जाम फाइट कर पाएगा? उसकी शादी भी हो पाएगी आसानी के साथ में? कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में उस व्यक्ति को किस कारण से कोई कांग्रेसी या कोई भी सामान्य राजनेता, जो पार्षद हुआ होगा, एमएलए हुआ होगा, एमपी हुआ होगा, कुछ तो किया होगा उसने भी कांग्रेस के लिए, उसके बाद में वो वहां तक पहुंचा होगा, क्या उसे इस बात की समझ नहीं आती है? क्या उसने कुछ पढ़ा नहीं है, किसी भी तरीके से राजनीति देखी नहीं है? वो कभी तो वो लोगों के बीच में गया होगा, उसने समझा होगा। तो वो देखता है कि मेरा नेता कैसा है, मेरा नेता किस तरीके का होना चाहिए, सामने वाली पार्टी का नेता कैसा है। वो नेता कहीं आता है और उसके बाद में झाड़ू लेकर के निकल जाता है काम करने के लिए, उसको जेट लैग नहीं होता 75 साल की एज में। यहाँ पर हमारा नेता जो है वो टी शर्ट पहन करके अपने बाजू में दिखा करके, आप जिम कोर्स करना चाहते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट में जालूम होना चाहते हैं, तो आपको फिट इंडिया मूवमेंट के शुभंकर बना देते हैं। अगर ऐसा ही है तो वो काम करिए आप। लेकिन आपकी पार्टी ने जो इस देश के साथ में सत्यानाश किया है, इस देश को दिवालिया बनाने के घोषित था 1980 के दशक में। तो अगर लोगों ने फिल्म नहीं देखी हो तो मैं उसको फिल्म का बता देता हूँ, बिकॉज फिल्म लोग आसानी से देख लेते हैं। ताशकंद फाइल्स फिल्म आई थी, उस फिल्म को एक बार फिर से देखिएगा। वहां पे कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड लिखी हुई दिखाई गई हैं कि ये इस रेफरेंस में डॉक्यूमेंटेड था दैट इंडिया इज फॉर सेल। इस लाइन को ध्यान रखिए,
इंडिया फॉर सेल ये लाइन थी, और उसका डॉक्यूमेंट आपको ताशकंद फाइल्स में आसानी से मिल जाएगा। किताबें पढ़ना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हम लोग अखबार चाट लेते हैं, किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तब तो सारी कलाइयां ही खुल जाएंगी। तो ये भारत को बेचने वाले लोग हैं, इन्होंने भारत माँ की आत्मा के साथ में, भारत माँ के साथ में चीरहरण करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे तो अगर बात करनी होगी तो मैं इनसे बहुत पहले जाऊंगा, मैं इनकी माँ के पर भी जाऊंगा, इनकी दादी पर भी जाऊंगा, नेहरू पर भी जाऊंगा, उससे पहले भी जाऊंगा, 1885 पर भी जाऊंगा। तब जाकर के मालूम चलता है कि ये व्यक्ति कौन है, इनका परिवार कौन है, और ये पार्टी क्या है, और किसके लिए इसका गठन हुआ, और ये चाहते क्या है आज के दौर में। केवल इतना कहूंगा, दे वॉन्ट वन मोर पार्टीशन इन भारत, जो सपना इन लोगों का 47 में पूरा नहीं हो पाया था। भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, ये मैसूर, ये सब जो है ना, ये जो चाहते थे कि भारत में कई सारे पाकिस्तान और खड़े हों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति के कारण से नहीं हो पाए। एक कश्मीर को नेहरू ने अपने पास में रखा, तो उसका सिला आज भी हम भुगत रहे हैं, वो सरदर्द हमारे लिए आज भी बना हुआ है। वो महर्षि कश्यप की धरती, जहां हम लोग केसर की खेती की बात करते हैं, शारदा पीठम की बात करते हैं, वहां से वो निकल गया। यही वो लोग थे ना जो कहते थे कि भाई वहां पर तो कुछ नहीं उगता तो दे देते हैं। तब एक दूसरी पार्टी के सांसद ने कहा था कि है ना, मेरी सिर पर भी कुछ नहीं उगता, इसको भी सर तन से जुदा करके किसी और को दे दीजिए। ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसलिए इस मानसिकता के लोगों से आप किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, केवल इन्हें सर पे बिठाना पड़ता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में बैठे हैं और सामने वाली जो लोग हैं वो एक उस मानसिकता के, उस संस्कृति के आते हैं, जो संस्कृति कहती है कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। तो हिंदू कौन है? वो जो इस संस्कृति को, भारत की शक्ति को समझता है, भारत के प्रति निष्ठा रखता है और भारत माँ की संतति अपने आप को मानता है। ये भारत माँ को नहीं मानते, ये इस धरती को माँ नहीं मानते, ये सूर्य को अपना पिता नहीं मानते, तो फिर ये जनेऊधारी हिंदू, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी हिंदू जो कहते हैं, कभी वो शिव को खोजने के लिए जाएंगे और जूता पहन करके जाएंगे। इनको दो ही देश याद रात आते हैं, एक कोलंबिया और दूसरा इटली। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोलंबिया किस लिए और इटली किस लिए, ये हमारे दर्शक इसके बारे में आई थिंक शायद बेहतर मैच्योर है। आपने सही कहा, आपका जिस तरफ इशारा है ऑलरेडी उस पर काफी बात हुई। इनके जो विदेशी दौरे हैं उस पर अमित शाह जी ने काफी डिटेलिंग की। और देखिए, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। अब इन्होंने ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन वो धड़ाम हुआ, ठीक है। और इसके बावजूद इन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया? लगातार हंगामा, लगातार पोस्टरबाजी, लगातार ये बिना वजह के मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? They want one more partition। अब ये नहीं पता है कि ज्योग्राफिकल पार्टीशन भारत का नहीं हो सकता। भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। दुनिया में कहीं देखें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, इजराइल और ईरान के युद्ध की बात करें, लेकिन भारत उनसे इंटैक्ट है। आज बांग्लादेश हाफ रहा है, पाकिस्तान हाफ रहा है, लेकिन भारत में हम लोगों के घरों में वो सब चीजें अभी इंटैक्ट हैं। भारत के पास में रिजर्व है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बस कहा यह भी जाता है कि तीसरी घोषित नहीं कर रहा, वरना भारत तीसरी बन चुका है। तो पर कैपिटा की हिसाब से भी बात करें, भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। हम में से अधिकांश लोग जो हम देख भी रहे हैं वो भी इस बात को समझते होंगे कि शायद आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हम में से कितने लोग जो है उन्होंने अपने जीवन में थर्ड एसी में सफर कितनी बार किया होगा, और आज की स्थिति ये है कि लोग उससे नीचे नहीं उतरना चाहते। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य बात, जनरल परसेप्शन की बात जो लोगों को दिखेगी। फ्लाइट्स पे, एयरपोर्ट्स पे जितने लोग आज दिखाई देते हैं, आज से 15 साल पहले दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा आया है, समृद्धि आई है। समृद्धि की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारतवासी सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मनाते हैं। दीपावली में हम समृद्धि की बात करते हैं। सो व्हाट वी वांट वेल्थ जनरेशन, इनकम क्रिएशन नहीं करते, हम वेल्थ को जनरेट करने वाले लोग हैं। तो इन्होंने, इन लोगों ने हमें बना दिया था इनकम क्रिएशन वाला, यानी कि आप केवल नौकरी करिए, अब सरकारी बाबू बन के रहिए और उसी तरीके से रहिए। हम लोग जब जैसे ही 2014 के बाद में सरकार आती है तो वो भारत में वेल्थ जनरेशन की बात करती है, समृद्धि की बात करती है। अब समृद्धि की बात होगी तो भारत के व्यक्ति समृद्ध होगा तो दुनिया भर में टंका बजाएगा। ये लोगों को सहन नहीं हो रहा है।
अब क्या चाहते हैं ये लोग? पार्टीशन चाहते हैं, विभाजन चाहते हैं। विभाजन सीमाओं का नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि भारत के सरहदों पर हमारे सैनिकों के पास में जैकेट नहीं हो, या बूट नहीं हो, या बुलेट प्रूफ उनके पास में सामान नहीं हो। उनके पास में सुखोई भी है, उनके पास में राफेल भी है, उनके पास में ब्रह्मोस भी है, उनके पास में सारी राइफल्स भी है, सारा साजो सामान उनके पास में है। तो भारत की सीमाएं पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, हर तरीके से। और हमने दिखा दिया कि तुम एक मारोगे तो हम वाकई में तुम्हारे 10 कैसे मार सकते हैं, और मार के दिखाया। तो उससे अमेरिका भी घबराया कि इनके पास में इनकी प्रणाली किस तरीके की है, तो वहां नहीं कर सकते। तो विभाजन ऐसे नहीं होगा। अंदर क्या करेंगे? तो भारत का सबसे बड़ा ऐसा राज्य जिसमें एक ऐसी आबादी रहती है जो 1400 साल से भारत को या पूरे विश्व को परेशान किए हुए है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इनकी नाक में दम किया हुआ है। कुछ भी होता है, होगा जरूर, भारत में कियोस्क होंगे। मैं ये मना नहीं करा कि भारत में कियोस्क नहीं होंगे। आज 140 करोड़ से ऊपर की हमारी जनसंख्या है, और सारे के सारे लोग वो नहीं है जो भारत को भारत की संतति अपने आप को मानते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं। हम में से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो यही बात कहते हैं कि अगर सिनेमा में जाकर के खड़े होने पर आपको वंदे मातरम के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, या जनगण मन के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, तो संविधान में नहीं लिखा है। यानी कि आप अपने आप को भारत से उस तरीके से जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दे वांट टू टेस्ट यू हमेशा, वो आपको हमेशा टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये विभाजन करना चाहते हैं। तो कैसे विभाजन करना चाहते हैं? कि ऐसे नहीं तो लोगों के मन को विभाजित करिए। तो आप यूजीसी के बहाने, यूजीसी में हुआ, कोई गलती हुई, बिकॉज सरकार है तो कई काम करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी, ये बात सच है। लेकिन उसके बाद में आप क्या चाहते हैं? आप कुल मिलाकर के समाज का किस तरीके से विभाजन कर दिया जाए, हिंदू समाज को किस तरीके के खांचों में बांट दिया जाए। ये ऐसा मानते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये तो पूरी तरीके से एक है। ये अलग बात है कि वो एक नहीं है, वहां पर भी बहुत सारे फिरके हैं। देखिए, उनको इंटेक्ट रखा जाए, एक रखा जाए, और हिंदू समाज को लगातार जातियों में बांट दिया जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर टैली आती है, कोई भी चुनाव होता है, चुनाव की टैली में क्या होता है? ब्राह्मण इतने, बनिए इतने, राजपूत इतने, ओबीसी इतना, एससी इतना, एसटी इतना, हिंदू कितना, ये नहीं होता है। तो इस तरीके से बांटने का प्रयास, इनको लगा कि हम लोगों का बांटने का प्रयास 2024 में थोड़ा सफल हुआ। सफल कैसे हुआ? क्योंकि 2024 से पहले श्री राम मंदिर जो है वो बन गया, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, धारा 370 का काम भी हो गया, ट्रिपल तलाक का काम भी हो गया, लेकिन एक लाल किताब के सहारे। और ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि इसलिए वो जो बात होती है, राजस्थान में एक नेता थे सीपी जोशी के नाम के, वो 1 वोट से चुनाव हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 1 वोट से गिर गई थी। इसलिए ये भी हमें समझना होगा कि एक एक वोट वाकई में काम करता है। और अगर इस देश में अगर लोकतंत्र है तो किसी भी तरीके से देखें, आप किसी को कितना बुरा माने, कितना अच्छा माने, लेकिन अगर किसी के 51 नंबर आए तो वो 49 वाले पर भारी पड़ेगा। ये बात हमको बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ लेनी चाहिए। और ये बात उन्होंने समझी बिहार विधानसभा चुनाव में भी, जो शायद 2014 या 2015 में हुआ था। तो अभी इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, आरक्षण की बात की, और आरक्षण की बात करके, और उसकी समीक्षा की बात हुई थी केवल और केवल, उसकी बात करके बिहार चुनाव को इन्होंने दूसरी पार्टी ने एक जीत लिया। 2024 में इन्होंने क्या किया कि ये 400 पार की बात करें, ये संविधान खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने का काम सबसे पहले किसने किया था? 1947 के बाद में सबसे पहला संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किसने किया था? ये तो नेहरू जी ने किया था। उन्होंने ही उसको मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोंटा था सबसे पहला, ये तो वही था। उसके बाद में न जाने कितने आक्षेप उस पर हो चुके हैं। संविधान जैसा रहा वो तो रहा ही नहीं। उसके बाद में 1975 में इमरजेंसी के दौर में किसने वहां पर सेकुलर जैसा शब्द जोड़ा था? आपने प्रियम्बल को ही बदल दिया। तो संविधान का गला घोटने का काम तो आप लोगों ने किया। उसके बाद में आप कहते हैं कि किसी और ने किया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भारत की जो मासूम जनता, जिसको 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 अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिसको अपने आप को आगे लेकर के जाना है, जो सामान्य पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहती है, वो अपना घर देखना चाहती है, उसको आप, और मैंने इसलिए शुरुआत में बोला था, जो मेरे पीछे किताबें हैं, ये किताबें मैं पढ़ता हूँ बिकॉज मुझे पता है बिना किताबें पढ़े आप सस्टेन नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते। लेकिन हमारे घरों में जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझे इस बात को कि क्या हमारे घर में कितनी किताबें हैं, या हम कितनी किताबों को पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास को कितना पढ़ते हैं। हाँ, किसी ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमने मान लिया। किसने कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है?
मैं कहता हूं कि भारत ज्ञान प्रधान देश है, विज्ञान प्रधान देश है। ये उन महान सेनापतियों का देश है जिनके कंधों पर इन महान गणराज्यों की नींव रखी गई थी। भारत महान सम्राटों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार हुआ करती थी, लेकिन अगर केवल मुख्य आधार होगी तो 1750 में कोई एंगस मेडिसन, जो उस किताब जिनकी 2000 में आई, वो एंगस मेडिसन ये नहीं लिखेगा कि 1750 के दौर में भारत दुनिया की जीडीपी का, आज का भारत, मैं उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आज का भारत दुनिया की जीडीपी का 1/3 रखेगा। क्या 1/3 हिस्सा रखने वाला केवल कृषि से हो सकता है? नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी से जरूर हो सकता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के पास में थी? कौन सा मसाला भारत के पास में था? वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो इन्होंने हिस्ट्री में भी भारत को हटाया। किस तरीके से गलत हिस्ट्री हमको पढ़ाई जाए, उसके लिए जयचंद को गद्दार बताया। अब जयचंद को गद्दार बताना इसका मतलब कि कन्नौज का राजा पृथ्वीराज चौहान उधर है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट दे वांट कि भारत अपनी भारतीयता की तरफ लौट रहा है, ये उन्हें दिख रहा है। एनईपी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसका भी विरोध इसी तरीके से किया गया कि भारत अगर अपनी जड़ों की तरफ लौट गया, अगर भारत ने, बिकॉज मैं जम्बू टॉक्स चलाता हूं, उसकी टैगलाइन ये, जम्बू टॉक्स का मतलब जम्बू द्वीप से आता है। जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप का मतलब सिंपली एशिया और यूरोप को मिला करके, बिकॉज एशिया और रशिया कैन नॉट बी कॉन्टिनेंट इवन, बिकॉज एक महाद्वीप होने की शर्त पहली होती है कि वो पानी से घिरा हुआ होना चाहिए। नीदर एशिया नॉर यूरोप, दोनों में से कोई भी पानी से नहीं घिरा हुआ है। तो ये यूरेशिया बनता है, जिसे हम टेक्निकली मिनिमम जम्बू द्वीप कहते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाइयां हो जाएंगी, महाभारत का चित्र लगाओगे घर में तो फिर भी लड़ाइयां हो जाएंगी। तो ऐसे में वो जानते हैं कि अगर आपने महाभारत पढ़ ली तो आप जियो पॉलिटिक्स समझ जाएंगे, और अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझ गए तो भारत को समझ जाएंगे, भारत को समझ गए तो आप विश्व विजय के लिए आगे निकल जाएंगे, और भारत विश्व विजय के लिए आगे निकल जाएगा तो मजहब वालों का क्या होगा, तो कम्युनिज्म का क्या होगा, तो फिर क्रिश्चियनिटी का क्या होगा। इस कारण से इन लोगों ने जब देखा कि भारत भारतीयता की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो कैसे तोड़ा जा सकता है, तो पूरे तरीके से धर्म के द्रोही लोग आगे आए। और ये बात हमें समझनी होगी कि विश्व में धर्म का द्रोह करने वाले बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, और राहुल गांधी इज अ पपेट, वो उनका चेहरा है भारत में। वो चेहरा जो कभी जॉर्ज सोरोस से संचालित होता है, कभी डीप स्टेट से संचालित होता है, और बहुत सारे लोग हैं। आपको जो चेहरे दिख रहे हैं ये वाकई में मेन सत्ता नहीं है, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। कहीं हो सकता है कि रोम में, वेटिकन में बैठा हुआ कोई सेंटा क्लॉज मुस्कुरा रहा हो कि राहुल गांधी सही काम कर रहा है। दे आर डूइंग पार्टीशन वन मोर टाइम इन योर कंट्री, इन आवर कंट्री। और वो पार्टीशन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा, आंखें खुली रखिए। जी, आपने बहुत सही कहा कि कहीं कोई सेंटा जो है स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप है उसकी भी आंखें बहुत दूर तक जाती हैं। एंड एक और बात है नीतीश जी, अभी देखिए ये जितना उछल रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बजट सेशन में। निशिकांत दुबे, उनका सब्सटेंशियल मोशन बाकी है अभी, उस पर इनका क्या हश्र होगा? सीधे सवाल पूछे जाएंगे कि बेटा कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वगैरह वगैरह, तो उसका जवाब ये दे पाएंगे? इसीलिए ये लोग क्या इतना हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए ये वेल में जा रहे हैं बार बार। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनके पास सवालों के जवाब नहीं, और सवालों का जवाब देने के लिए भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। वो सवालों का जवाब देंगे कैसे? दे आर जस्ट कि ना आप एनार्की क्रिएट कर सके, आप अराजकता फैला सके, और आप अपने को विक्टिम दिखा सके। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो आज ही हुआ है लोकसभा में। इनके ही पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अब हमारे हाउस में, ओम बिरला जी की, भाई हाउस में 2 साल से आपने अमृतपाल सिंह को नहीं यहाँ पर बुलाया। तो अमृतपाल सिंह कौन है? एक ओपन मतलब खुला खालिस्तानी, और ये खुला पाकिस्तानी कोई और नहीं, खालिस्तानी कोई और नहीं कह रहा, वो खुद बोलता है। और उसको किस कानून, किस विशेष कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे रखा गया दिल्ली में तिहाड़ जेल में नहीं, उसे आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। यानी कि वहां तक कोई आसानी से पहुंच नहीं पाया, इसलिए इतना खतरनाक अपराधी जिसे ज्वाइंट ऑपरेशन करके पकड़ा गया। चूंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत गया, वो अलग बात है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ऐसे अपराधी को हम लोग भारत की संसद में लेकर के आए, और वो संसद में क्या बात करेगा? वो संसद में ये बात करेगा क्या कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है? वो क्या बात करेगा? वो आपके देश को तोड़ने की ही बात करेगा। और कौन बोल रहा है?
तो कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोल रहा है, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहा है, यानी कि वो पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है, तो वो बोल रहा होगा क्या, या उसके माध्यम से बुलवाया जा रहा होगा क्योंकि पंजाब में चुनाव है। और पिछली बार यही हुआ था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी खालिस्तान का सपोर्ट करती है। इस बार कांग्रेस उन खालिस्तानियों का सपोर्ट किस तरीके से ले पाए, तो अब आप सोच लीजिए कि ये लोग केवल और केवल एनार्की पैदा करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि भारत में किसी तरीके से एनार्की होती रहे, कभी 26/11 होता रहे, कभी कुछ और होता रहे, और हम वहां पर, और ये ऐसे लोग हैं जिस देश में ऐसे गृह मंत्री हुए कि कहीं पर जाना होता है आपको, कहीं पर लोग मर रहे हैं, लाशें निकल रही हैं, और आप केवल सूट बदल रहे होते हैं कि आपके पास में वो सूट नहीं है जिसको आपको पहन के जाना चाहिए, वो कलर का सूट नहीं है, वो सूट थोड़ी देर में आएगा, उसके बाद में आप अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे और फिर जाएंगे, और फिर आप निर्देश देंगे कि कौन सी स्क्वाड को वहां पर जाना है, कब जाना है। इस मानसिकता के लोगों से आप किसी तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? इनके पास में जवाब नहीं होते, इनके पास में केवल सवाल है, और वो सवाल लाइन खींचने का है, और वो लाइन चाहे लोगों के मनों में खींचने की हो, चाहे देश में खींचने की हो, दे आर क्वाइट मस्त कि ना हम अपनी मस्ती में है, देश चाहे भाड़ में जाए। आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, ये चन्नी वही है जिनकी सीएमशिप के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जिस समय पंजाब गए थे, उन्हें आधे घंटे तक कहाँ डिटेन किया था इन्होंने, और इनकी साजिश क्या थी ये आज तक पता नहीं चला। लेकिन वहां से लौटने के बाद ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं पंजाब से ठीक ठाक लौट आया हूं। तो इनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि इनसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, कांग्रेस क्या बुलवाना चाह रही है, राहुल गांधी इनसे क्या बुलवाना चाह रही है, और राहुल गांधी से ये कौन बुलवा रहा है, कितने क्लोज है ये खालिस्तानियों के। ये खालिस्तानी कितने क्लोज वाली बात ही नहीं है मनविंदर जी। जो भी भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उन सभी के ये क्लोज हैं, जो भी तोड़ेगा। अगर आज की डेट में कोई सेंट फ्रांसिस, जिसने 15वीं शताब्दी में गोवा में कटवा चौराहा है जहां पर हिंदुओं को उससे लपेट करके उसके बाद में उनके हाथ काट दिए जाते थे, बाकी बहुत वर्णन नहीं करूंगा, विषय हमारा नहीं है, लेकिन अगर वो सेंट फ्रांसिस जेवियर यहाँ पर होता है, जिसके नाम से हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि हमें उसका इतिहास नहीं मालूम है, ये लोग उनके भी साथ में खड़े होते हैं क्योंकि वो भारत को काटने वाले लोग हैं, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। और भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ में इनको हमेशा खड़े रहने में आनंद आता है, बिकॉज इनके अंदर भारत नहीं बसता है। वो स्वामी रामतीर्थ होते हैं जो कहते हैं कि मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ में चलता है। इनके अंदर भारत नहीं चलता है क्योंकि भारत इनके अंदर कहीं है नहीं। ये केवल कहने के लिए है कि मेरी ये शहीद हो गए, मेरे पिताजी शहीद हो गए थे, मेरी माताजी शहीद हो गई थी, मेरी दादी जी शहीद हो गई थी। वो शहीद वगैरह नहीं हुए, उनके अपने कर्म थे, और कर्म के बाद में एफबीआई ने और सीआईए ने क्या किया उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा था। तो वो अगर आप बलिदान की बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान को भूल जाएंगे क्या? बलिदान की बात करेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भूल जाएंगे क्या? और अगर आप इसी को बात करेंगे तो हम गांधी मैदान पटना की वो रैली भी नहीं भूल सकते जो 2014 के चुनाव से पहले हुई थी, जहां पर भी विस्फोट हुआ था, जहां नरेंद्र मोदी एक भाषण देने वाले थे। चरणजीत सिंह चन्नी की आपने जो बात की उस हाईवे की, तो ये बात मान के चलिए कि वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को जीवन से हटाने के लिए ही था। इससे पहले चीन में जो समिट हुई थी, वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से गाड़ी में बैठते हैं और वो रूस उनकी गाड़ी जो है वो 40 मिनट तक पूरे के पूरे उस एरिया को अपने कंट्रोल में किस तरीके से लेती है। इस बात को समझना होगा कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो सिक्योरिटी की नहीं होने के कारण से क्या क्या हो सकता है। एक व्यक्ति जब जाता है तो एक व्यक्ति जीवन से नहीं जाता, उसके साथ साथ में पूरा एक विचार जाता है, और उस विचार का परिणाम क्या हो सकता है ये भी हमें समझना चाहिए। इस देश में अगर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद इस देश की दिशा अलग होती, वो दशा अलग होती। लाल बहादुर शास्त्री अगर कुछ समय और जीवित रहते तो इस देश की दशा और दिशा अलग होती, लेकिन वो नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए? क्या हुआ था उनके साथ में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतनी आसानी से बीमारी क्यों हो गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडवे की जेल में 1919 में किस कारण से चले गए थे? वीर सावरकर 1966 तक कैसे वो उपवास में पड़े रहे थे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रश्न अनुत्तरित है, लेकिन इन लोगों को उन प्रश्नों से मतलब नहीं है। इनको उन प्रश्नों से मतलब है जो भारत को बांटने की बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को
जो भी तोड़ने की बात करेगा, चाहे वो खालिस्तानी हो या कोई और, ये हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनके साथ में खड़े दिखेंगे। ये जो इंडी गठबंधन था, ये उन्हीं लोगों का एक समूह था, और इन इंडी गठबंधन वालों को ये समझ में आ गया कि भारत के लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे लोग एक साथ जो हो रहे हैं, ये सारे एक साथ कौन है, इसलिए अब अलग अलग हो जाओ, क्योंकि अब वापस एक साथ हो जाओगे तो परेशानी में आओगे। क्योंकि भारत देख रहा है, भारतवासी देख रहा है कि ये जो साथ में खड़े हैं पूरे ग्रुप पिक्चर में है, इनको तो नहीं लेकर के आना है। किसको लेके आना है? जो इनके साथ में नहीं है कम से कम। इसलिए लोग एक 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 करके छिटक के हट गए। सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, भारत की विरोधी शक्तियां खड़ी हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। इसलिए हमें देखना है कि हमारा नेतृत्व कैसा है, और हमें अपने राजा पर विश्वास है कि नहीं है, या फिर छोटी सी बात पर हम क्यों भ्रम के शिकार हो जाते हैं। आपने बहुत बड़ी बात की है, और आपने नीतीश जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपको प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम।